IVM। नमस्कार, इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए आयाम और नए एपिसोड पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हर एपिसोड में हम इकोनॉमी के एक आयाम को जोड़ते हैं आपकी जेब से, आपकी जिंदगी से, आपके आने वाले फ्यूचर से। पर अगर मैं आपको यह कहूं, आपकी जेब का एक आयाम आपसे पिछले 40 साल से दूर रखा गया है, आपका हक आपसे दूर रखा गया है। अगर मैं आपसे यह कहूं, जो आपकी प्रेजेंट कमाई है आज के दौर में, आज के दिन पे, उस कमाई से 7 गुना ज्यादा आपकी कमाई होती मिनिमम, तो आपको कैसा लगेगा? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की कोई दास्तान नहीं है, बल्कि आज की वास्तविकता है। मैं बात कर रहा हूं ब्लैक इकोनॉमी की, ब्लैक मनी की। मैं जानता हूं कई बार आप इसके बारे में सुन चुके हैं और आप अब बोर हो चुके होंगे, पर मोटी मोटी बात यह है, हिंदुस्तान में ब्लैक मनी का जो साइज है वो जीडीपी का 62% है। यानी कि हर साल 93 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम, जो इस देश में काउंट ही नहीं होती। ये 93 लाख करोड़ की जो इनकम है, ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के कंबाइंड रेवेन्यू से ज्यादा है। 93 लाख करोड़ की ये कीमत सरकार के सारे स्पेंड्स से ज्यादा है। 93 लाख करोड़ की ये कीमत हर साल 5% ग्रोथ से हमको वंचित रखती है। हर साल 5% ग्रोथ हमारी कम रजिस्टर होती है, क्योंकि ये 93 लाख करोड़ जो कि हर साल बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में काउंट ही नहीं होता है, चंद हाथों में ही रहता है। और इसी गैप की वजह से मेरी और आपकी जो तनख्वाह है, मेरी और आपकी जो इनकम है, कहीं ना कहीं एक वर्चस्व पे बढ़ने से रुक जाती है। अगर ये 5% का एक्स्ट्रा फिगर हम हर साल अपनी जीडीपी में जोड़ें, तो हमारी इकोनॉमी आज की तारीख में 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकती है। और ये वो फिगर है जो चाइना, ब्राजील, अर्जेंटीना, यहां तक कि रशिया जैसे देशों को मेमना बना सकता है। हमारे देश का राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व इस फिगर से कितना बढ़ सकता है, इस बात का आपको अंदाजा है? और क्योंकि अंदाजा नहीं है, इस अंदाजे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जिनकी किताब से मैंने ये सारे फिगर उठाए हैं। अरुण कुमार जी की इस किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक इकोनॉमी एंड ब्लैक मनी इन इंडिया। ये 2017 में पब्लिश हुई थी, यानी कि ये सारे फिगर 2017 के हैं। आज का फिगर इन सबसे ज्यादा होगा। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अरुण कुमार जेएनयू के प्रोफेसर रह चुके हैं। 31 साल तक इन्होंने जेएनयू में पढ़ाया है। 2015 में रिटायर हुए थे। करेंटली ही इज द मैल्कम अधिशेषा चेयर प्रोफेसर इन द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। अरुण कुमार इज अ PhD in economics from JNU and a master in physics from both Princeton University, United States and the Delhi University. तो अरुण जी, चलिए बातचीत शुरू करते हैं और एक मोटे मोटे तौर पे ये हमारे श्रोताओं को बताइए कि काला धन क्या होता है, इकोनॉमी को कैसे ये कुरेदता है, कैसे दीमक की तरह खाता है, और आम तौर पे जो हमारी रोजमर्रा की इकोनॉमिक व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, दिनचर्या है हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था की, कैसे काला धन पनपता है इकोनॉमी में, कैसे ये अपने पैर पसारता है, कैसे अपने आप को बड़ा बनाता है, और कैसे एक फॉर्मल इकोनॉमी को अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम करने नहीं देता है। सबसे पहले तो ये कि जो काले धन की अर्थव्यवस्था है, इसको मैं सिर्फ काला धन नहीं बोलता, क्योंकि काला धन और काली कमाई, इसमें एक अंतर है। धन तो आपके पास कितना पैसा है या कितना आपके पास ब्लैक एसेट्स हैं, और कमाई का मतलब है हर साल आप कितना कमाते हैं जी। तो जब आदमी कोई काम करता है तो उसमें कमाई होती है, और वो कमाई से फिर आप आदमी अपना रोजमर्रा का खर्चा चलाता है, जिसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। जो कंजम्पशन करके जो बाकी बचता है वो उसकी सेविंग होती है, और सेविंग को आदमी कुछ पैसा कमाने के लिए उसको इन्वेस्ट करता है, और जब इन्वेस्ट करता है तो वो उसके धन का हिस्सा बन जाता है, वेल्थ का हिस्सा बन जाता है। तो यानी कि जो एक प्रोसेस है वो है काम करना, उससे कमाई करना, कमाई से फिर जो बचत करना, बचत से फिर इसको इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करने से फिर वेल्थ का क्रिएशन हो। अब जो वेल्थ होती है उसका एक जो बहुत छोटा हिस्सा पैसा होता है। यानी कि आप वेल्थ जो है वो आप तरह तरह से आप रख सकते हैं। आप उसको रियल एस्टेट में डाल सकते हैं, बैंक में डाल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं, शेयर में डाल सकते हैं। तो आप अगर सिर्फ खाली पैसा रखेंगे तो उस पर तो कोई कमाई होगी नहीं।
तो जो आपकी वेल्थ होती है उसका 1% से कम ही आप अपना पैसा रखते हैं। अच्छा, मतलब कैश, जो हार्ड कैश होता है, जो होता है। तो इसलिए जो लोग ब्लैक मनी बोलते हैं, तो ब्लैक मनी एक सही डिस्क्रिप्शन नहीं है। हमें ब्लैक इनकम यानी काली कमाई के बारे में चर्चा करना चाहिए, है ना। क्योंकि जो काला धन भी है ना, उसमें भी तरह तरह से आप उसको होल्ड करते हैं। कुछ विदेश ले जाते हैं, कुछ आप उसको जो है रियल एस्टेट में डालते हैं, कुछ उसको आप इन्वेंट्री में डालते हैं, वगैरह वगैरह। तो जो ब्लैक कैश होता है वो भी बहुत कम हिस्सा एक होता है। अब नोटबंदी अभी हुई, सबसे ज्यादा लोग आजकल नोटबंदी के बारे में जानते हैं। तो नोटबंदी इस गलत धारणा पे हुई कि ब्लैक का मतलब कैश होता है। तो अगर ब्लैक का मतलब कैश है, तो हम अगर कैश जो है अर्थव्यवस्था से निकाल दें तो ब्लैक खत्म हो जाएगा। तो 90% जो काला धन की कमाई है वो देश में ही रहती है और 10% विदेश में जाती है। तो जो भी हमें करना है वो यहाँ पे करना है ना। वो अगर हम यहाँ पे नहीं करेंगे तो वो काली कमाई चलती रहेगी और उसका 90% यहाँ पे सर्कुलेट करता रहेगा, और जो 10% बाहर जाता भी है उसमें से 30% राउंड ट्रिपिंग के जरिए वापस आ जाता है। तो ब्लैक इनकम जनरेट करने के लिए हम अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग करते हैं। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है, वो 50 मरीज देख रहा है और 30 मरीज की आमदनी तो दिखा रहा है, 20 की नहीं दिखा रहा, तो जो 20 आमदनी की नहीं दिखा रहा, 20 लोगों का जो पेमेंट है, तो ब्लैक इनकम जनरेट कर रहा है। उसी तरह कोई टीचर है, वो ट्यूशन कर रहा है लेकिन ट्यूशन की आमदनी नहीं बता रहा है अपने टैक्स रिटर्न में, तो वो तो ये अंडर इनवॉइसिंग कहलाता है। मतलब हमने देखा तो 50 को, लेकिन हमने अंडर इनवॉइस किया और सिर्फ 30 का रेवेन्यू दिखाया। उसी तरह हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट है उसको ओवर इनवॉइस कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं कपड़ा बना रहा हूं तो मैंने कपास खरीदा, मैंने कपास 1 करोड़ का, मैंने दिखा दिया 1.5 करोड़ का, तो 50 लाख मैंने निकाल लिया वहां से। फिर जैसे कि सत्यम के केस में हुआ, वहां पे एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट 40,000 का था, वो दिखा रहे थे 52,000, यानी 12,000 लोगों की आमदनी वो निकाल ले रहे थे पीछे से। तो जो ओवर इनवॉइसिंग होती है, तो उसमें आप लेबर को जो है ओवर इनवॉइस कर देते हैं, जो रॉ मटेरियल परचेज है वो ओवर इनवॉइस कर देते हैं, ओवरहेड को ओवर इनवॉइस कर देते हैं। आप अपना टेलीफोन, कंपनी का टेलीफोन दिखा देंगे, आप 5 स्टार होटल अपने बच्चों को लेके गए तो आप उसको दिखा देंगे कंपनी का एंटरटेनमेंट। आप जो स्विट्जरलैंड हॉलिडे के लिए गए तो आप उसको कंपनी अकाउंट में दिखा देंगे, है ना। तो जो बिजनेस होते हैं वो अपना सारा जो खर्चा होता है वो सारा जो कंपनी पे डाल देते हैं, तो ये ओवर इनवॉइसिंग हो गया। और जो रेवेन्यू है उसको अंडर इनवॉइस करते हैं। अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, वेस्ट ईस्ट पे ट्रस्ट नहीं करता है, ईस्ट वेस्ट पे ट्रस्ट नहीं करता है। चाइना जो है वो यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करता है, और अमेरिका को ये डर लगा हुआ है कि कहीं रशिया और चाइना अपना फाइनेंशियल सिस्टम ना बना दे। इस तरह की कई सारी पेडागोजीज दुनिया भर में चल रही हैं। पर अच्छा हुआ आप ये उदाहरण लेकर के आए हो, क्योंकि आप विश्व की अर्थव्यवस्था से भली भांति आप जानते हैं विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। तो जो काले धन का जो ये मैकेनिज्म है, जो ये एक इकोसिस्टम हमारे यहाँ देश में बना हुआ है, आपको लगता है कि ये यूनिक है हिंदुस्तान में, या फिर ये दुनिया भर में, जैसे चाइना जैसे देशों की उदाहरण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर जो डेमोक्रेसीज हैं, जो प्रजातंत्र हैं, वहां पर भी क्या ऐसा ढांचा होता है, या फिर ये ढांचा स्पेशलाइज्ड है हमारे देश में? नहीं, ऐसा है कि काले धन की अर्थव्यवस्था अलग अलग देश में अलग अलग तरह की है। तो मेरा स्पेशलाइजेशन तो भारत की अर्थव्यवस्था पे है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कोलंबिया में क्या है जहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग इतना ज्यादा है, या अफगानिस्तान है जहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग और हर तरह का गन रनिंग और हर तरह की इलीगैलिटी है वहां पे, है ना। तो मैं भारत के स्पेसिफिक एग्जाम्पल से, लेकिन मेरी जो किताब है उसका जब रिव्यू हुआ बाकी और देशों में, तो उन्होंने कहा हमारी भी काले धन की अर्थव्यवस्था इसी की तरह है। तो ये मैंने दिखाया कि जो प्रोडक्टिविटी कम होने से जो हमारा पोटेंशियल है अर्थव्यवस्था का, हम वहां पहुंच नहीं पाते हैं। जो पोटेंशियल है वो 5% ज्यादा है। तो आज अगर 5% की रेट ऑफ ग्रोथ हो रही है तो 10% पे अर्थव्यवस्था बढ़ सकती थी, और जब जो 1970s में वो 3.5% की रफ्तार से बढ़ रही थी तो 8.5% की रफ्तार से बढ़ सकती थी। तो अगर पिछले 40 साल में जो हमारा 5% हर साल कम हुआ वो हम जोड़ दें तो आज हमारी अर्थव्यवस्था 8 गुना बड़ी होती, यानी हर एक व्यक्ति 8 गुना ज्यादा अमीर होता, और हमारी अर्थव्यवस्था यूएस की अर्थव्यवस्था के बराबर होती। चलिए, ये तो आपने अर्थव्यवस्था की बात कर दी अरुण जी। अब इसके आखिरी पार्ट पे आते हैं, तो उन लोगों की बात करते हैं जिनका काली इकोनॉमी से, ब्लैक इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी, जो 99% हमारे पॉडकास्ट के श्रोता हैं, ऑडियंस हैं,
जो ब्लैक इकोनॉमी और ब्लैक मनी के बारे में सिर्फ सुनते हैं, उन लोगों का रोजमर्रा की अगर मैं दिनचर्या की बात करूं, उनके पोटेंशियल पे, उनकी ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ता है काले धन से? मतलब अगर कोई 9 से 5 की नौकरी करने वाला व्यक्ति है जो सिर्फ महीने के एंड में अपनी तनख्वाह लेता है और ईमानदारी से अपने टैक्स भरता है, क्या उसकी ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट होता है? अगर हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर रह करके जहां पे ब्लैक इकोनॉमी का इतना बड़ा वर्चस्व है, क्या उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ पे, उसकी इंडिविजुअल पोटेंशियल पे, इंडिविजुअल सैलरी पे, इनकम पे, या फिर इनकम इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो उस पर कोई फर्क पड़ता है पर्सन पे आकर के, पर कैपिटा पे आकर? जी हाँ, यही मैंने बताया ना कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था 8 गुना बड़ी होती तो हम हर एक व्यक्ति को 8 गुना ज्यादा तनख्वाह मिल सकती थी। तो हमारा डेवलपमेंट इससे रुक गया और इससे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो कम हो गया। अगर हमारी $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होती ना कि $2.5 ट्रिलियन की, तो आप सोच सकते हैं कितना रोजगार पैदा होता। आज जो बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है वो कितनी नौकरी मिलती। फिर जैसे कि हम शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसमें बड़ी परेशानी है। टीचर ढंग से क्लास में पढ़ाता नहीं, बच्चा 1 घंटा क्लास में वेस्ट करता है, घर आता है ट्यूशन करता है, वहां पे भी रट्टा लगा दिया जाता है, तो उसका इंटरेस्ट कभी जगता ही नहीं है एजुकेशन में, नॉलेज जनरेशन में। आप हेल्थ का ले लें तो हेल्थ में जो डॉक्टर अनाप शनाप उल्टा सीधा टेस्ट रेकमेंड कर देगा, आपका अनाप शनाप खर्चा करा देगा और आपको क्योर नहीं करेगा टाइम पे, है ना। तो लॉयर है वो आपका हो सकता है केस गड़बड़ा दे क्योंकि उसको दूसरे पार्टी ने कुछ पैसा दे दिया है। तो जितने भी हमारे प्रोफेशनल क्लासेस हैं वो काम नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए, और आदमी जो है वो फंस जाता है इन सब चीजों में। अब जैसे कि अगर आपको जो है कहीं बीमार हो जाते हैं तो आप सीधे अस्पताल जाके इमरजेंसी में आप इलाज नहीं कराते, आप पहले अपने दोस्तों से पूछते हैं कौन सही डॉक्टर होगा, कौन सा अस्पताल सही होगा, है ना। तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर आप जहाँ जा रहे हैं वहां पे किस तरह का होगा, सही दवा होगी या नहीं, स्पूरियस मेडिसिन हो जाती है, स्पूरियस से आपका आईवी फ्लूइड हो जाता है, लोगों की डेथ हो जाती है उसमें, है ना। लोग घबराते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाए तो कोई उठा के आपको अस्पताल ले जाने वाला नहीं है कि पता नहीं पुलिस के चंगुल में फंस जाएंगे, कहाँ फंस जाएंगे। तो हर तरह से जो आम आदमी है उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसको मैं कहता हूँ कि जो होना चाहिए समाज में वो नहीं होता है, जो नहीं होना चाहिए वो होता है, तो आम आदमी उसमें फंसा हुआ है और दाम है वो तेज हो जाते हैं क्योंकि इसमें ब्लैक इनकम जनरेशन की वजह से दाम ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं जितने होने चाहिए। तो इन्फ्लेशन भी तेज हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होती है, डेवलपमेंट भी कम हो जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी भी फेल हो जाती है और आपकी जो प्लानिंग भी फेल हो जाती है। तो कुल मिला के देश को जहाँ पे पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाता। तो अगर देश वहां नहीं पहुंच पाता जहां पहुंचना चाहिए तो हर आदमी जो उसमें फेल हो जाता है। फिर दूसरी बात यह कि जो ब्लैक इनकम जनरेशन है वो 3% लोगों के हाथ में केंद्रित है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटे मोटे कोई जो चपरासी है, कोई चौकीदार है वो 10,000 20,000 रुपए कमा लेता हो, लेकिन आप ये समझे कि अगर 62% हमारी ये ब्लैक इकोनॉमी है और आज 250 लाख करोड़ की है तो कितना हो गया, करीब जो 180 लाख करोड़ रुपए करीब हो गया काले धन की अर्थव्यवस्था। तो हम 5-10 हजार 20,000 करोड़ की बात नहीं कर रहे, हम तो ये जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है उन्होंने ढेरों पैसा कमाया। ये असंगठित क्षेत्र की बात नहीं है, संगठित क्षेत्र में ये पैसा कमाया जाता है काले धन का, और संगठित क्षेत्र ही इसको चला रहा है। संगठित मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित क्षेत्र, वहां पे ये ज्यादा ब्लैक इनकम जनरेशन है। जो असंगठित क्षेत्र है उसकी तो आमदनी ही टैक्सेबल लिमिट से कम होती है। हमारा जो टैक्स है वो आज 5 लाख रुपए से होता है ना, जबकि हमारी पर कैपिटा इनकम 1 लाख रुपए की है। यानी कि जो 90% लोग हैं उनकी तो आमदनी ही जो टैक्सेबल लिमिट से कम आती है। वो तो अगर इनकम डिक्लेयर करें या ना करें वो ब्लैक नहीं है। तो जो ये ऊपर का 3% का तबका है ये सारा खेल उनका है। और इसीलिए अगर आप देखें तो दिल्ली का भी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो आया था 2018 का, पैंडेमिक के पहले का, उसमें दिखाया था कि 98% लोग दिल्ली में 50,000 रुपए प्रति माह प्रति परिवार से कम खर्च करते हैं, यानी 6 लाख। तो यानी कि जो 2 या 3 या 4% लोग ही हैं जिनकी कमाई इतनी है कि वो टैक्सेबल ब्रैकेट में आते हैं, और वही लोग हैं जो ब्लैक इनकम जनरेशन कर रहे हैं और बहुत बड़े स्केल पे ब्लैक इनकम जनरेशन कर रहे हैं वही। पर हमारे यहाँ 2 या 3 या 4% जो है वो एक यूरोप के बराबर है, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या है। अगर 3% मान ले तो आपको समझिए कि 4.2 करोड़ 42 मिलियन हो गए। 42 मिलियन तो एक बड़ा यूरोपियन कंट्री हो गया। तो एक गरीब देश जो 140 करोड़ का गरीब देश है उसमें 4 करोड़ अमीर लोग हैं जिनके पास ब्लैक इनकम जनरेशन काफी है।
आम आदमी हर साल अखबारों में पढ़ता है, टीवी पे देखता है और अपनी कमर तुड़वा देता है महंगाई के चक्कर में। हम सब जो आम नौकरियां करते हैं, आम सैलरियां कमाते हैं और अपने टैक्स ऑनेस्टली भरते हैं, हमको हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमारा टैक्स सही जगह यूटिलाइज नहीं हो रहा है और हमको टैक्स का फायदा नहीं मिल रहा है। दोस्त, ये टैक्स का नुकसान या टैक्स के फायदे वाली बात नहीं है, ये बात है सोशल इनजस्टिस की। ये 1% आबादी जो काले धन के सहारे अपना जीवन चलाती है, हर साल किसी ना किसी मापदंड से, किसी ना किसी फनल से मार्केट में पैसा घुसेड़ देती है और महंगाई बढ़ जाती है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। वास्तविकताएं बदल जाती हैं। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। मध्यम वर्गीय परिवार फ्लैट नहीं ले पाता रहने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो सुख सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाता जो बड़ी आसानी से और बड़े सस्ते दामों में उसको मिल सकती है। यहाँ तक कि आपकी गाड़ी में चलता हुआ पेट्रोल डीजल भी आपको हर साल महंगा लगता है। कुछ लोगों के लिए महंगा नहीं होता क्योंकि उनके पास काले धन की असंवैधानिक संपत्ति होती है। इस संपत्ति के बारे में अगर आपने कुछ नया जाना हो, नया समझा हो, तो प्लीज इस पॉडकास्ट को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेट जरूर करें। अगले एपिसोड पर हम इकोनॉमी के नए आयाम को जोड़ेंगे आपकी जेब से और शायद आपके सामने उजागर करेंगे कुछ नए तथ्य। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, शब बखैर। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello. It's been another great week here on the IVM Podcasts Network. On The Habit Coach, fitness expert Devrat Vijay, better known as Ninja Dev, tells Ashton about how we can approach fitness the right way. It's all things MMA on the Filter Coffee podcast. Karthik talks to Somesh Kamra, co-host of our Fight Mania podcast. On Raw and Organic, founder of Superkicks, Sangeet Paryani shares his journey with Kunal. Ikka Dukka Economy is back after a break. Host Abhinav Trivedi and CEO of Helicon Consulting Vikram Limse discuss what SME entrepreneurs can learn from the Sri Lankan crisis. And on the Life Manifesto, Zarina teaches us the art of negotiation. We've got some exciting news for you. IVM Podcasts has just launched its merch, and our first line is out now. Head to the IVM Podcasts website and click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platforms you're listening on. And you can also check us out on YouTube. We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it in. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week. SBI Life Insurance. अपने लिए, अपनों के लिए. Jupiter, a digital banking app. Capgemini, get the future you want. Intel vPro, built for business. And Intel, future banao wonderful with Intel powered laptops.